सुप्रभात बच्चों। आज अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं और अगले पाठ में हम लोग गद्य के दूसरे पाठ यानी मियाँ नसीरुद्दीन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पाठ में प्रवेश करने से पूर्व उनके रचनाकार जिन्होंने मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व या उनके बारे में जिन्होंने लिखा है वो हिंदी की एक बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ काव्य रचनाकर्त्री श्रीमती कृष्णा सोबती जी हैं। मैं उनके बारे में कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता हूँ। वैसे आपके पास पुस्तक है तो आपने देखा होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा। कहते हैं हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती को कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था या प्रसंगवश मैंने बताया है, आपको याद होगा कि वर्तमान परिवेश में आधुनिक हिंदी कथा साहित्य में, आधुनिक हिंदी जगत में बहुत से ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने अनेक रचनाएं की हैं, सैकड़ों, लेकिन प्रसिद्धि के उस शिखर तक नहीं पहुंच सके जो मात्र 737 दोहे लिखकर हिंदी साहित्य में अमरत्व को प्राप्त हुए बिहारी लाल। एकमात्र कहानी लिखकर हिंदी कथा जगत में, हिंदी कथा साहित्य में अमरत्व को प्राप्त हुआ व्यक्तित्व चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिनकी कहानी थी उसने कहा था। तो मेरा कहने का मतलब है कि कृष्णा सोबती ने भी बेधड़क अनेक रचनाएं नहीं की। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो क्योंकि उनका मानना था कम लिखें विशिष्ट लिखें। मतलब ये नहीं कि जो मन में आए लिख दिए, वो व्यक्तित्व उनका नहीं था। वो चीज़ उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी यह धारणा थी, उनकी यह टेक थी कि कम लिखें विशिष्ट लिखें। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। ठीक है, क्योंकि जो रचनाकार ऐसे होते हैं ना, जो कम लिखते हैं लेकिन विशिष्ट लिखते हैं, उनके पाठक कुछ ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा इसलिए क्योंकि संवेदनशील रचनाएं, क्योंकि साहित्य का जो मूल भाव है, मैं बार बार कहता हूँ, साहित्य का मूल भाव है समाज का हित करना। और कृष्णा सोबती जैसे रचनाकार ने समाज के हित, जो भी रचनाएं की हैं समाज के हित में की हैं, समाज की हितकारी रचनाएं। क्योंकि साहित्य का मतलब ही है, मैंने साहित्य की व्याख्या करते हुए, साहित्य के बारे में बताते हुए लिखा, साहित्य जो है वो 2 शब्दों से बना है, जिसमें मूल शब्द है हित। हित मतलब लाभकारी, गुणकारी, जो दूसरों का भला करे या किसी का भला करे। और स उपसर्ग है, य प्रत्यय है। इस साहित्य शब्द में आप गौर करें। आप उपसर्ग प्रत्यय हम पहले भी पढ़े हैं, मैंने इसमें प्रसंगवश बताया है कि पूर्व पठित पाठ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए बच्चों को। तो उपसर्ग प्रत्यय आप जानते हैं। तो साहित्य शब्द में मूल शब्द है हित, उपसर्ग है स और प्रत्यय है य। मतलब य जो प्रत्यय होता है वो योग्य बनाता है। जैसे भोजन में य प्रत्यय लगा दें तो बन जाता है भोज्य। भोज्य मतलब भोजन करने योग्य। पाठ में य प्रत्यय लगा दे तो बन जाता है पाठ्य। पाठ्य मतलब पठन करने योग्य, पढ़ने योग्य। तो वैसे ही हित से हित्य हुआ और स उपसर्ग लगने से वो बना साहित्य। स मतलब सहित, समस्त, सभी के लिए या समाज के लिए। समाज का हित करने योग्य जिसमें क्षमता होती है, जो समाज का हित करे, वही साहित्य कहलाता है। वैसे तो मैंने पहले भी कहा कि भवानी प्रसाद मिश्र की उस कविता का उल्लेख किया था जिसमें वो कविता थी गीत फरोश।
उसमें उन्होंने वर्तमान समय के जो रचनाकार होते हैं, जिनकी रचनाधर्मिता होती है सिर्फ पैसे कमाना, कुछ भी कुछ से कुछ लिखकर, वर्तमान मतलब क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि साहित्यिक रचनाओं से कहीं ज़्यादा बाजारू रचनाएं समाज नवयुवकों में ज़्यादा लोकप्रिय होती हैं। कारण कि उसमें वास्तविकता या जो यथार्थ होता है वो कुछ नहीं होता है, सिर्फ कल्पना होती है। आपने देखा होगा कार्टून चैनल्स, कार्टून्स जो है, पहले भी बहुत सारे कार्टून हुआ करते थे, अब तो चैनल्स, टीवी पर चैनल्स चलते हैं। पहले आपने अगर पुराने का ये आप देखें तो बहुत सारे कार्टून की किताबें होती थी, फैंटम, नागराज, तो इस तरह की कार्टून की ढेर सारी ऐसी किताबें चलती थी जो बच्चों के पठन के योग्य हुआ पाठ्य होता था। लेकिन आज तो चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, टीवी पर लोग बच्चे कार्टून देख लेते हैं, टीवी पर, मोबाइल पर, तो वो कार्टून जो चरित्र है उस, या वो कार्टून जो सीरियल है, उस सीरियल में यथार्थ कुछ भी नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, कल्पनाशीलता होती है। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, आप देखते होंगे, मैं भी घर में देखता हूँ, हमारे बच्चे देखते हैं कि हर घर का, वो कहते हैं छप्पर पर चढ़कर देखा, हर घर का एक के लेखा। तो हर घर की स्थिति है, मेरे घर में भी बच्चे तो वो देखते हैं, मैंने देखा है, एक कार्टून है डोरेमोन, हाँ, या वो ऑगी एंड द कॉकरोच। तो ऑगी उसमें दिखाता है कि ऑगी का घर आसमान में उड़ रहा है, या डोरेमोन भी दिखाता है कि वो माथे पर एक चक्री लगाकर वो आसमान में उड़ रहा है, जहाँ तहाँ उड़ के जा रहा है। अगर ये हकीकत होता, ये ऐसे चरित्र जो हैं ये बच्चों की दिमाग को भ्रमित करते हैं, तो ये इसीलिए इसे साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो ये नाटक, मतलब ये जो दृश्य काव्य है, इसे दृश्य काव्य कहते हैं। जो हम टीवी पर, सिनेमा में देखते हैं या रंगमंच पर देखते हैं, इसे दृश्य काव्य की संज्ञा दी जाती है। जो सुनाई पड़ता है उसे श्रव्य काव्य की संज्ञा दी जाती है। तो है तो वो दृश्य काव्य, लेकिन वो यथार्थ नहीं है, इसलिए साहित्य नहीं है। आपने देखा होगा बाजार में, आप कभी बुक स्टॉल पर, रेलवे स्टेशन पर या बस स्टॉप पर आपने बुक स्टॉल में देखे होंगे, मोटे मोटे खूबसूरत खूबसूरत किताबें रखी रहती हैं, चमक वाली। उन किताबों को अगर देखें तो उन किताबों को देखें तो बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं और कम कम कीमत में वो मिल जाती हैं। 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये के अंदर वो किताबें मिल जाती हैं। लेकिन उन किताबों को, और मोटी मोटी किताबें 300-400 पेजेस की पृष्ठ की किताबें होती हैं, उन किताबों को पढ़कर आप वास्तविकता से दूर भागने की परंपरा सीखेंगे। इसलिए वो साहित्यिक ग्रंथ, वो साहित्यिक पुस्तकें नहीं मानी जाती। वो कैसी हैं? उसे बाजारू कहते हैं। तो आज की जो लेखन क्षमता है, आज की जो लेखन प्रवृत्ति है लोगों की, वो बाजारू होती जा रही है। आपने कभी दिनकर के व्यक्तित्व को पढ़ें, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व को पढ़ें, जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व को पढ़ें, तो आप पाएंगे कि वे भी आरंभ में अपने साथी संगत के सहयोग में, की संगति में रहकर वे भी वैसे साहित्य की ओर प्रेरित हुए थे। लेकिन बाद में उनकी जब चेतना जगी, क्योंकि अच्छे साहित्यकार बनना था उनकी, उनकी जब चेतना जगी तो उन्होंने वैसे पुस्तकों को डस्टबिन में नहीं डाला, फाड़कर आग के हवाले कर दिया। क्योंकि अगर वे पुस्तकें प्रकाशित हो जाती, अगर वे पुस्तकें छप जाती, दोस्तों के कहने पर उन्होंने लिख तो दिया था, लेकिन अगर वे पुस्तकें प्रकाशित हो जाती तो उनका व्यक्तित्व पर जो दाग लगता बाजारूपन का, उससे वो निबट नहीं सकते। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर आप कभी वो बाजारू उपन्यास वगैरह जो होते हैं, उसमें काफ़ी चर्चित नाम हैं, वो देखिए मैं भूल गया, फिर मैं भूल गया, तो खैर मैं बताऊंगा कभी। तो वो क्या है कि उनकी रचनाएं बहुत सुंदर, उनकी रचनाएं वयम रक्षामः, इतनी सुंदर उपन्यास है, लेकिन उस उपन्यास पर बाजारूपन का मुहर लग गया। परिणाम क्या हुआ? वो लोकप्रिय, वो साहित्य की श्रेणी में नहीं, साहित्यकार की श्रेणी में नहीं आए, वो बाजारू लेखक बनकर ही रह गए। तो ऐसी रचनाएं कृष्णा सोबती के, अपने कृष्णा सोबती के व्यक्तित्व के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कम लिखा, लेकिन जो कुछ भी लिखा वो उत्कृष्ट लिखा। इसलिए कहा जाता है उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी,
हसमत, ये सब पात्र हैं कृष्णा सोबती जी के, जो साहित्य के माध्यम से पाठकों में अमर हो गए हैं। जैसे अगर आप ये करें, होरी को, गोदान का पात्र है होरी, वो कहानी जगत में, हिंदी साहित्य में एक अमर पात्र हो गया। गोदान आप जानते हैं, प्रेमचंद की महत्वपूर्ण उपन्यास है गोदान। गोदान का प्रमुख पात्र है होरी। तो वैसे ही इनकी ये रचनाएं, जैसे आप देखते हैं सीरियल वगैरह देखते हैं, कोई व्यक्तित्व जो है जिसका असली नाम से लोग नहीं जानते, उनका जो वो सीरियल में, वो धारावाहिक में जो नाम है, उस नाम से वो विख्यात हो जाते हैं। मुझे याद है एक सीरियल बहुत पहले चला करता था, कसौटी जिंदगी की, उसकी एक जो पात्रा थी, जो वो विलेन के रोल में आती थी, कमलिका। तो वह जो व्यक्तित्व है, आज भी उस व्यक्तित्व को उस कमलिका के नाम से जानते हैं। तो वैसे ही कृष्णा सोबती के जो चरित्र, कृष्णा सोबती के जो पात्र थे, उन पात्रों को उन्होंने इतना जीवंत बना दिया कि वे आज भी पाठकों के मनोमस्तिष्क में जीवित हैं। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जा सकता है। बल्कि यह कह सकते हैं, यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। यहाँ पर जो 4 नाम मैंने लिया, कौन कौन? यशपाल जी का झूठा सच। यशपाल जी की रचना आपने क्लास 10 में अगर पढ़ा है तो क्लास 10 में एक रचना थी यशपाल का, आपने पढ़ा होगा, लखनवी अंदाज। आपने देखा लखनवी अंदाज में उनकी भाषा शैली, लिखने का जो शैली थी, तो ऐसे रचनाकार थे यशपाल। दूसरा, राही मासूम रजा। आपने बहुत सारे सिनेमा की पटकथाएं देखी होंगी, बहुत सारे फिल्म देखे होंगे, या आपने महाभारत देखा होगा सीरियल। उसके जो पटकथा लेखक थे, जिसको स्क्रिप्ट राइटर कहते हैं, वो थे डॉक्टर राही मासूम रजा। उनकी कहानी, उनका एक जो भारत विभाजन की त्रासदी पर लिखा हुआ एक है आधा गांव। उस उपन्यास में वो जीवंतता है, वो त्रासदी है विभाजन की, उसका जो उन्होंने जीवंत वर्णन किया है। और दूसरा, भीष्म साहनी की रचना का उपन्यास है तमस। तो वो हिंदी साहित्य के ये 3 ऐसे उपन्यास हैं जिन्होंने भारत विभाजन की त्रासदी का जीवंत रूप वर्णित किया है। तो उस वैसी श्रेणी में कृष्णा सोबती जी की रचना जिंदगी नामा एक उत्कृष्ट स्थान रखता है। ठीक है। इसके बाद संस्मरण के क्षेत्र में भी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने उपन्यास ही लिखा, संस्मरण के क्षेत्र में भी हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी की भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। भाषा का प्रयोग, माने वो वास्तव में थे वो गुजरात के रहने वाले, गुजरात में उनका जन्म हुआ था। कि जो गुजरात अब पाकिस्तान में चला गया, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। पंजाबी के संपर्क में आए, खड़ी बोली हिंदी के संपर्क, तो ऐसे जो विविध भाषाओं के संपर्क में आए, तो उसका प्रभाव उनकी भाषा में देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी या मिश्रित भाषा के नाम से जाना जाता है। उन्हें सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। कबीर ने जिस भाषा में रचनाएं की हैं उसे सधुक्कड़ी भाषा या मिश्रित भाषा के नाम से जानते हैं। उसमें बहुत सारी भाषाओं के शब्द मिलेंगे आपको। तो ऐसे ही कृष्णा सोबती में भाषा की विविधता देखने को मिलती है। ठीक है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृतनिष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, उर्दू में कहते हैं, उर्दू के शब्द में एक तेज होता है, मतलब वजन होता है जिसको कहते हैं, वो उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये जो भाषा की विशेषताएं हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। उनका जन्म 1925 में गुजरात, जो पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया, वहाँ पर उनका हुआ था जन्म। उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो है जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये सभी के सभी उपन्यास हैं। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये कहानी संग्रह हैं। हम हसमत, शब्दों के आलोक में,
ये शब्दचित्र और संस्मरण हैं। इन रचनाओं पर जो प्रमुख सम्मान मिला है वो सम्मान है साहित्य अकादमी सम्मान, जो किसी भी हम अपने देश में साहित्य के क्षेत्र में पाए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं कृष्णा सोबती जी। यहाँ जो उनकी रचना आई है जिसका शीर्षक है मियाँ नसीरुद्दीन, यह शब्दचित्र है। एक मतलब हिंदी की जो गद्य विधाएं हैं उनमें से एक विधा है शब्दचित्र। तो मियाँ नसीरुद्दीन जो है वो एक शब्दचित्र है। गद्य की जितनी भी विधाएं हैं, अब कहें गद्य की विधाएं कौन कौन सी हैं, मैंने वो नमक का दारोगा पढ़ाते समय भी मैंने कहा था, नमक का दारोगा गद्य की विधा जो है वो कहानी विधा है। गद्य की बहुत सारी विधाएं हैं जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, जीवनी, निबंध, लघु निबंध, ललित निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, ये सब, पत्र लेखन, डायरी लेखन, ये सब जो है गद्य की विधाएं हैं। उन्हीं विधाओं में से एक है संस्मरण। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्दचित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व को शब्दचित्र में प्रस्तुत करना, कृष्णा सोबती ने उनके साथ साथ एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लिया है कि जो अपनी कला को, जो अपनी हुनर को कला का दर्जा देते हैं और वे सीख कर काम नहीं करते बल्कि काम करते करते सीखने की क्षमता का विकास करने की बात करते हैं। तो बच्चों, आज इतना ही। धन्यवाद।